हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू दिस न्यू सेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। सिंधु नदी जो जल विवाद है भारत पाकिस्तान के बीच में, वो हाल ही में चर्चा में रहा है। इस सेशन में हम समझेंगे कि क्या है ये विवाद, क्या प्रावधान है, कब ये संधि लागू हुई, किस तरह से भारत यहाँ पर हाल ही में जो सुर्खियां बनी कि परमानेंट इंडस काउंसिल की जो बैठक है उसको जो भारत ने स्थगित कर दिया है, उसके पीछे के क्या कारण हैं, क्या यहाँ पर विवाद रहते हैं, सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा नाम है दिव्या ओला और आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ। इंडस वाटर्स ट्रीटी जो कि जीएस पेपर 1 फिजिकल ज्योग्राफी जो हमारी जो भौतिक भूगोल है उससे संबंधित, उसके अलावा भारत और भारत के जो संबंधी बोल सकते हैं, जो नेबरिंग पड़ोसी देश है उनके साथ जो संबंध है, जो एग्रीमेंट्स है जिनमें भारत कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, तो यूपीएससी के जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक हम समझते हैं। तो इंडस वाटर्स ट्रीटी क्या है, क्यों चर्चा में रहा है, एक ब्रीफ में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर भी आइए समझते हैं कि न्यूज़ में क्यों रहा है। तो हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के सामने एक नोटिस जारी किया है जिसमें वो जो सिंधु नदी जो संधि है, सिंधु जल संधि है, उसमें कुछ संशोधन की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत ने ये जो रिक्वेस्ट है ये 2023 में भी यहाँ पर पाकिस्तान के सामने रखी थी, पर क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट उसमें हुए नहीं तो भारत ने अभी हाल ही में जो परमानेंट इंडस काउंसिल जो बोल सकते हैं स्थायी सिंधु जो आयोग है उसकी बैठक को स्थगित कर दिया गया है, पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस ट्रीटी के जो इंडस वाटर ट्रीटी जो सिंधु जल संधि है, इस ट्रीटी के एग्रीमेंट के अनुच्छेद 12 क्लॉज 3 को यहाँ पर भारत क्या कर रहा है, मेंशन कर रहा है कि भारत को इस अनुच्छेद के अंदर, इस अनुच्छेद के तहत इस ट्रीटी में क्या चाहिए, संशोधन चाहिए। तो मेंशन ऑफ रिव्यू यहाँ पर भारत ने बताया है कि इस ट्रीटी में हमें जो 64 ईयर ओल्ड 64 साल पुरानी ये संधि हो चुकी है, इसमें भारत संशोधन की मांग करता है। और इस ट्रीटी का जो बोल सकते हैं इस संधि का आर्टिकल 12 क्लॉज 3 परमिट करता है कि दोनों ही गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है, राइट, कोई भी बदलाव अगर कोई भी सरकार चाहती है तो इस अनुच्छेद के तहत वो बदलाव यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये तो है बेसिक बातें कि क्यों विवाद में रहा है, कौन सा अनुच्छेद इस संधि का यहाँ पर हाईलाइट हुआ है। क्लियर? तो ये चीज़ हमने समझी। आज के आर्टिकल में हम क्या समझने वाले हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु जल संधि है क्या इसके प्रावधान हैं, एक ब्रीफ में हम समझेंगे। क्या क्या अधिकार हैं इस ट्रीटी के तहत दोनों ही गवर्नमेंट्स को, क्या क्या विवाद रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी के इश्यूज़ क्या हैं, और आखिर में किस तरह से भारत इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो प्रावधान है उनके अंदर संशोधन की मांग कर रहा है, क्या कारण है उसके पीछे। तो सबसे पहले इंडस वाटर्स ट्रीटी। इंडस वाटर्स ट्रीटी जैसा कि आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं कि एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है, मतलब जो पानी है हमारा, जो नदी का पानी है उसमें उसका यहाँ पर शेयरिंग एग्रीमेंट है। स्पेशली सिंधु नदी जो प्रणाली है, सिंधु रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम, उसके पानी की वाटर शेयरिंग के लिए एग्रीमेंट बनाया गया है। 98 सितंबर 1960 में इस ट्रीटी को साइन किया गया था। और ये जो ट्रीटी है ये हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे भारत के जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में ये समझौता हुआ था, और इसकी मध्यस्थता या फैसिलिटेशन करवाया था उस समय वर्ल्ड बैंक ने। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको समझनी है। वर्ल्ड बैंक ने फैसिलिटेशन कराया, मध्यस्थता कराई, और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी जो राष्ट्रपति हैं अयूब खान के बीच में ये ट्रीटी होती है साइन, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट 1960s के अंदर। अब क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या प्रावधान है, तो देखिए जब भी हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं, भारत की इंडियन ज्योग्राफी समझते हैं, उसमें भी जो नदी तंत्र या नदी प्रणाली देखते हैं तो हम दो तरह से हम रिवर सिस्टम को समझते हैं, एक हिमालय नदी प्रणाली, एक प्रायद्वीपीय भारत की नदी प्रणाली। जो हिमालयन रिवर सिस्टम है उसके अंदर मुख्य 3 रिवर सिस्टम आते हैं, जिनमें एक इंडस रिवर सिस्टम या सिंधु नदी प्रणाली है।
इसके अलावा गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी उसी का हिस्सा हैं। इंडस रिवर सिस्टम एक नदी प्रणाली होता क्या है, जब एक मुख्य नदी के साथ साथ उस पूरे बोल सकते हैं टोपोग्राफी के अंदर, उस पूरे लैंडस्केप के अंदर जब एक मुख्य नदी के साथ उसकी सहायक नदियाँ और वितरिकाएँ जब साथ चलती हैं, पानी लेकर जाती हैं, तो उस पूरे बोल सकते हैं सिस्टम को हम एक रिवर सिस्टम कहते हैं। इंडस रिवर सिस्टम में इंडस सिंधु एक मुख्य नदी है और इसकी कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं जिन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, जिनमें 5 मुख्य ट्रिब्यूटरीज आती हैं और उनके नाम हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अगर हम बात करें तो सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो तिब्बत में बोखरचू हिमनद से होता है। इसके बाद सिंधु नदी आपके काराकोरम और लद्दाख रेंजेस के बीच में होते हुए जम्मू कश्मीर, लद्दाख से होते हुए उसके बाद आपके पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। तो एक्चुअल में अगर मुख्य नदी की बात करें सिंधु नदी की, तो वो तिब्बत, भारत के लद्दाख वाले क्षेत्र में, फिर ये पीओके वाला जो जिलजित बल्तिस्तान वाला क्षेत्र है, और उसके बाद पाकिस्तान में एंटर होते हुए कराची के पास डेल्टा बनाकर अरब सागर में गिरती है। इसकी कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं जिनमें मुख्य पानी का स्रोत जो कहते हैं वो इन्हीं सहायक नदियों के माध्यम से इसमें जाता है, जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अब ये प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, और इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो इनका रूट है वो भारत और पाकिस्तान दोनों की ही तरफ से जा रहा है, तो यहाँ पर जो प्रोविज़न है, जो प्रावधान है इस ट्रीटी के तहत, उसमें ये माना गया है कि यहाँ पर भारत के कंट्रोल में 3 नदियाँ होगी जो पूर्व की तरफ है, और पाकिस्तान के तहत यहाँ पर 3 नदियाँ आएगी जो पश्चिम की तरफ है। तो भारत के अंदर भारत कौन सी 3 नदियों को कंट्रोल करेगा? रावी, ब्यास और सतलज। रावी जो रोहतांग दर्रे के पास निकल रही है हिमाचल प्रदेश से, ब्यास नदी जो ब्यास कुंड से निकल रही है हिमाचल प्रदेश से, जो सतलज में मिल जाती है, और सतलज नदी जो राकसताल तिब्बत से निकलकर आ रही है और वो आगे जाके चेनाब में मिलके इंडस में मिलती है। और ये जो पानी लेकर आ रही हैं, ये पूरे रिवर सिस्टम का सिर्फ 20% पानी है जो भारत को मिलता है। वहीं पे जब हम बात करते हैं पाकिस्तान को मिलने वाली नदियों के या नदियों के पानी के बारे में, तो पाकिस्तान को सारी पश्चिमी नदियों के पानी का अधिकार है, जैसे कि मुख्य नदी इंडस, झेलम और चेनाब, जो कि पूरे रिवर सिस्टम का 80% पानी रखती हैं। तो ये मुख्य प्रावधान है इस संधि के अंदर कि ट्रीटी जो है वो 20% वाटर रिवर सिस्टम का भारत को देगी और 80% पाकिस्तान के पास जाएगा। नो डाउट अब आप बोलेंगे कि 3 नदियां भारत के पास है, 3 पाकिस्तान के पास है, पर ओवरऑल अगर हम वहाँ पे वाटर वॉल्यूम देखें तो ज़्यादा पानी आपको इंडस, झेलम और चेनाब में मिलता है जो पाकिस्तान के पास है। अब अगर हम बात करते हैं तो इस विवाद को लेकर, क्योंकि बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुए आज़ादी के बाद भी, अगर हम देखें पार्टीशन के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए पानी को लेके, तो यहाँ पर एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया था संयुक्त राज्य ने, यूनाइटेड जो नेशन है उन्होंने यहाँ पर स्थायी सिंधु आयोग बनाया था, ताकि कोई भी अगर आगे विवाद होता है उसके लिए जो भी तंत्र होगा, मैकेनिज्म होगा, वो ये एस्टैब्लिश करेंगी। और डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए कोई भी विवाद बोल सकते अगर यहाँ पर होता है तो आर्टिकल 9 अनुच्छेद 9 के तहत 3 स्तर का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया कि कोई भी विवाद होगा उसको हम 3 स्तर पे देखेंगे इस ट्रीटी के अनुच्छेद 9 के तहत। अब 3 स्तर पे अलग अलग लोग नेगोशिएट करेंगे। कैसे? मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट से संबंधित, कोई भी आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है या फिर पानी के विवाद से संबंधित कोई भी विवाद होता है, तो 3 स्तरीय यहाँ पर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म लगाया जाएगा। सबसे पहले लेवल पे, पहला लेवल जो होगा इस डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म में, वो ये है कि अगर आप इंडस नदी पे, सिंधु नदी पे कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी प्रस्तावित आपका प्रोजेक्ट है, तो आपको दोनों ही पार्टीज को इन्फॉर्म करना होगा। अगर भारत कोई प्रोजेक्ट बना रहा है तो आपको पाकिस्तान को इन्फॉर्म करना है, और पाकिस्तान बना रहा है तो भारत को करना है। और ये जो प्रोसेस है वो कौन यहाँ पर जिम्मेदारी लेगी इस पूरे प्रोसेस का?
परमानेंट इंडस कमीशन, जो स्थायी सिंधु समिति बनाई गई है, जो कि जो भी इस पर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं सिंधु नदी पे किसी भी सरकार के द्वारा, वो यहाँ पर देखेगी। अब कोई भी पार्टी यहाँ पर क्या नहीं करती, एग्री नहीं होती आइदर ऑफ द पार्टी, तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा, पीआईसी। अगर पीआईसी रिजॉल्व नहीं कर पा रही है तो ये फर्स्ट लेवल यहाँ पूरा हो गया। अब ये विवाद दूसरे लेवल पे चला जाएगा, दूसरे स्तर पे चला जाएगा। अब दूसरे स्टेज पे जो वर्ल्ड बैंक है, जिसने शुरुआत में मध्यस्थता कराई है, इंडस वाटर ट्रीटी करवाई है, तो दूसरे स्टेज पे वर्ल्ड बैंक जो है वो अपनी तरफ से कुछ विशेषज्ञ भेजेंगे इस डिस्प्यूट को सॉल्व कराने के लिए। अब अगर यहाँ पर भी नहीं हो पाता है, यहाँ पर भी विवाद नहीं सुलझता है, तो तीसरे स्तर पे जाएगा और तीसरे स्तर पे सीधा आर्बिट्रेशन कोर्ट में ये मामला जाएगा, जो कि यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के चेयरपर्सन के द्वारा अपॉइंट किया गया कोई विशेषज्ञ होगा जो इस पे सुनवाई करेगा। तो तीन स्तर है यहाँ पर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, परमानेंट इंडस कमीशन, इस तरह के यहाँ पर बोल सकते हैं डेवलपमेंट्स किए गए थे अंडर दिस ट्रीटी। अब इशू क्या है, मेजर इशू की अगर हम बात करें तो 2016 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक के सामने यहाँ पर कुछ चिंता जताई कि भारत जो है वो किशनगंगा और रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, मेजरली जो इशू है, विवाद है, वो किशनगंगा प्रोजेक्ट और रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का ही है। भारत के पास इस ट्रीटी के तहत रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाने का क्या है, अधिकार है कि भारत चलती हुई जो नदी है, यहाँ पर अगर हम बात करें जो भारत के हिस्से में है, उसमें अपना एक विद्युत बोल सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना सकता है। तो किशनगंगा जो कि झेलम की सहायक नदी है, रातले जो चेनाब की नदी है, यहाँ पर सहायक नदी है, इन पर कुछ यहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनते हैं जिसका विवाद यहाँ पर पाकिस्तान ने उठाया। उसके अलावा तुलबुल प्रोजेक्ट जो झेलम नदी पे बन रहा है, वो भी 1987 में सस्पेंड कर दिया गया था, होल्ड पे रख रखा है क्योंकि पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया था। इसके अलावा पाकिस्तान ने खुद के भी अपने कुछ प्रोजेक्ट, जैसे कि लेफ्ट बैंक आउटफॉल ड्रेन प्रोजेक्ट, जो कि कच्छ वाले क्षेत्र में, हम ये जानते हैं कि भारत की जो ज्योग्राफी जब हम देखें तो कच्छ वाले क्षेत्र के आगे सर क्रीक नामक एक स्थान है जो कि विवादित है भारत पाकिस्तान के बीच में। तो पाकिस्तान ने वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट्स किए बिना इंडिया की परमिशन के, बिना इंडिया के कंसेंट के। इसके अलावा पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि जब ये ट्रीटी साइन हुई थी, कभी भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स होते हैं तो इट इज़ डन अंडर द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, बट उस समय तो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने यहाँ पर इस ट्रीटी को साइन किया था, ना कि राष्ट्रपति। तो हम ये चीज़ मानते ही नहीं है, ये ट्रीटी मानते ही नहीं है, ये भी यहाँ पर पाकिस्तान आर्ग्यूमेंट देता है। तो भारत क्या चाहता है, भारत यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट्स कर रहा है, क्या क्या स्टेप्स ले रहा है कि जो हमारे पास पानी आ रहा है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अच्छे से बहुमूल्य तौर पर उसका यूटिलाइजेशन कर पाएँ। तो यहाँ पर भारत ने शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट, आपको नाम ध्यान रखने हैं, जिसमें पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए पावर हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट कर पाएँ, उसके लिए शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया है। उज्ज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो कि उज्ज से, जो कि रावी नदी की सहायक नदी है उज्ज, उसका पानी यहाँ पर स्टोर करेंगे हम, जिससे हम सिंचाई कर पाएँ और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएँ। तीसरा भारत का जो प्रोग्राम है दैट इज़ सेकेंड रावी ब्यास लिंक, जो कि एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है जिसमें हम रावी नदी के आगे एक डैम बनाएंगे ताकि रावी का जो एक्स्ट्रा पानी पाकिस्तान में जा रहा है वो पाकिस्तान में न जाके भारत में आए। तो ये कुछ भारत ने ऐसे कदम उठाए हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का उपयोग कर पाएँ। अब भारत रिसेंट में जो न्यूज़ देखें वो क्या है कि भारत यहाँ पर संशोधन चाहता है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, क्योंकि बहुत बदलाव हो चुके हैं। इन्वायरमेंटल अगर हम देखें, पर्यावरण तौर पर, पॉपुलेशन तौर पर, डिमांड्स के तौर पर, तो बहुत चीज़ें अब बदलनी चाहिए। साथ ही में जो टेररिज्म यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर जो आतंकवाद, जैसे कि हमने देखा पुलवामा अटैक, उरी अटैक, तो यहाँ पर वो भी हाईलाइट करता है कि भारत इस ट्रीटी में कुछ ना कुछ संशोधन करना चाहता है। और साथ ही में यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो ये एम्फसाइज कर रहा है कि कुछ ऐसे अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 12 क्लॉज 3 ट्रीटी के तहत ये अधिकार देता है कि आप टाइम के साथ, समय के साथ दोनों गवर्नमेंट नेगोशिएट करके आप म्यूचुअल एग्रीमेंट में पहुँचकर कुछ चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं।
तो भारत ने पहले भी पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है, बट पाकिस्तान का कोई भी एक बोल सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री आंसर या रिप्लाई नहीं आया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या ऐसे कारण है कि भारत इस ट्रीटी को नेगोशिएट करना चाह रहा है, रीनेगोशिएट करना चाह रहा है? तो सबसे पहले पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स, जो जनसंख्या है, राइट, उसके अंदर कितना वेरिएशन है, डेमोग्राफिकली वेरिएशन हो रहा है। दूसरा, जो पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं, जो पर्यावरण से प्रभावित हो रहे हैं, पानी है, ग्लेशियर्स मेल्टिंग है, जो भी मुद्दे हैं उसकी वजह से भी यहाँ पर हमें ट्रीटी को रिक्लेम करने की ज़रूरत है। हमें क्लीन एनर्जी, जो नवीनीकरण ऊर्जा, राइट, हम जो ज़ीरो कार्बन का टारगेट लेके यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए हमें इन एमिशन टारगेट्स को पूरा करने के लिए इस तरह के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स भी चलाने हैं। और साथ ही में जो भारत पर टेररिज्म, आतंकवाद का जो प्रभाव पड़ा है, जिससे हम भारतीय ओवरऑल अगर हम देखें तो अफेक्ट हुए हैं, तो वो भी एक कारण बनता है यहाँ पर इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट करने का। आखिर में अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल जो कंट्रोवर्सी है वो इन दो प्रोजेक्ट्स, जो कि मैंने आपको बताया, एक किशनगंगा प्रोजेक्ट और रातले प्रोजेक्ट, जो पाकिस्तान बोलता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। पर अगर हम बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये भारत के हित में ही है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स पानी के बहाव को बिना रोके बस वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो भारत इस्टेब्लिश करना चाह रहा है वो यहाँ पर बोल सकते हैं भारत के हित में है, क्योंकि भारत को इस ट्रीटी के तहत रन ऑफ द वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने की यहाँ पर राइट्स मिले हुए हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में समझी बहुत ही ब्रीफ में, और साथ ही में जो न्यूज़ में बात रही है, जो मॉडिफिकेशन भारत चाहता है, राइट, इसके बारे में हमने समझा। इस पूरे कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट apnipathshala.com पर गो थ्रू कर सकते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।